दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 8, जिसमें हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनैतिक स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो विशेष रूप से गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, उच्चतर शिक्षा, टीजीटी पीजीटी, नेट जेआरएफ इतिहास के साथ साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा अन्य राज्य सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 8, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनैतिक स्थिति। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है, भारत में द्वितीय नगरीकरण को सामान्यतः किस मृत्तिका पात्र की परंपरा से संबंधित किया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र, गैरिक मृतभांड, चित्रित धूसर पात्र या भूरे मटमैले रंग से लिप्त मृतभांड। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। भारत में जो द्वितीय नगरीकरण है इसको सामान्यतया उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र से संबंधित किया जाता है, जिसको कि नादर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर परंपरा से संबंधित किया जाता है। और इन मृतभांडों की अवधि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल तक मानी जाती है और NBPW सबसे पहले तक्षशिला से प्राप्त किए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, महाजनपदों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है। तो ऑप्शन देखिए, जो ऑप्शन है आपके इनके आधार पर आपको बताना है कि पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है। लेकिन विकल्प में दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर 4 महाजनपदों का क्रम दिया गया है। अतः पूरब से पश्चिम की ओर का सही क्रम जो है वो है अंग, मगध, वत्स, चेद और अवंती। अंग, मगध, वत्स, चेद और अवंती जो है ये दोस्तों पूरब से पश्चिम की ओर नहीं बल्कि जो है पश्चिम से पूरब की ओर 4 महाजनपदों का क्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 महाजनपदों में मगध के उदय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए, इसका नेतृत्व बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे राजनीतिक रूप से अति महत्वाकांक्षी लोगों ने किया था, ये आपका सही कथन है। मगध ने गंगा नदी प्रणाली के प्रमुख स्थलों पर नियंत्रण कर लिया था, जिससे उसके लिए नदी व्यापार सुलभ हो गया था, ये भी आपका सही है। यहाँ के शासकों ने मगध की भूमि के विभाजन के द्वारा गढ़ संघों की निष्ठा जीत ली थी, ये सही कथन नहीं है। मगध में पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, उपजाऊ मिट्टी, समृद्ध वन और खदानें थीं, ये सही है। तो इसमें कह रहा है कि मगध के उदय के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सत्य नहीं है। इसके अलावा अन्य तीनों विकल्प आपके सही हैं। दोस्तों बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र है इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है और लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा, यमुना, दोआब और बिहार में लोहे के प्रचुर प्रयोग और भूमि का विभाजन न होने के कारण अधिशेष उत्पादन होने लगा था, जिससे जनपद अब महाजनपद में परिवर्तित हो गए। मगध और अंग एक दूसरे के पड़ोसी राज्य थे, जिसके मध्य चंपा नदी बहती थी। मगध की राजधानी गिरिवज्र अथवा राजगृह थी और कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों की सूची नहीं प्रदान करता है। ऑप्शन देखिए, अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, दीघ निकाय या फिर भगवती सूत्र। तो इसमें से बताना है कि कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों की सूची नहीं देता। तो सही उत्तर है दोस्तों दीघ निकाय। दीघ निकाय में 16 महाजनपदों की सूची नहीं है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में बुद्धकालीन 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं, लेकिन दीघ निकाय सुत्त पिटक के 5 निकायों में से एक है और इसमें बुद्ध के उपदेशों और वार्तालापों का सूत्र रूप में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा जनपद एक गणतंत्रवादी राज्य था, आपको बताना है। अंग, कोसल, वज्र या मगध। तो सही उत्तर है दोस्तों इसमें से
देखा जाए तो जो वज्जी है, वज्जी गणराज्य, ये जो महाजनपद है एक गणतंत्रवादी राज्य था और अंग, कोसल और मगध राजतंत्रवादी थे। राजतंत्र राज्य का अध्यक्ष होता था। इस प्रकार के राज्य मगध, कोसल, वत्स और अंग थे। और गणतंत्र में ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण संघ द्वारा होता था। और इस प्रकार के राज्य वज्जी और मल्ल, वज्जी और जो मल्ल है ये दोस्तों गणराज्य थे, जबकि अन्य राजतंत्र थे। अगला प्रश्न है, गंगा नदी घाटी में कितने महाजनपद स्थित थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, गंगा नदी घाटी में 10 महाजनपद स्थित थे, जो मुख्य रूप से काशी, कौशल, अंग, मगध, वत्स, पांचाल, मल्ल, चेद, वज्ज और सूरसेन थे। अगला प्रश्न है, कौन सा महाजनपद सबसे दक्षिणी महाजनपद है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है अश्मक। अस्मक महाजनपद सबसे दक्षिण में एकमात्र महाजनपद था। इसकी राजधानी पोतन या पोटिल या पैठन थी और ये गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित था। और इस महाजनपद की स्थापना इक्ष्वाकु वंशी शासकों ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गणतंत्रात्मक संघ था। तो आप जानते हैं दोस्तों, वज्ज और मल्ल जो थे ये गणतंत्र थे, अन्य जो संघ थे या महाजनपद थे वो आपके राजतंत्रात्मक थे। 16 महाजनपदों में वज्ज संघ 8 जनों का संघ था। इसमें विदेह, ज्ञात्रिक, लिच्छवी और स्वयं वज्ज शामिल थे। इनकी राजधानी वैशाली थी और वैशाली गंडक नदी के तट पर स्थित था। संभवतः 4 अन्य राज्य उग, भोग, इक्ष्वाकु और कौरव थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों अश्मक। अस्मक महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर था। इसकी राजधानी पोतन या पोटिल थी और एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित था, जबकि कंबोज उत्तरापथ में स्थित था। आधुनिक काल का राजौरी और हजारा जिला प्राचीन कंबोज था। इसकी राजधानी हाटक थी। वत्स आधुनिक प्रयागराज और बांदा का क्षेत्र था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। और अवंती पश्चिमी भारत में स्थित आधुनिक मालवा और मध्य प्रदेश का कुछ भाग था। इसकी 2 राजधानियां उज्जैन और माहिष्मती थी। अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, आपको बताना है कि माहिष्मती शहर किस महाजनपद में स्थित था। तो सही उत्तर है दोस्तों माहिष्मती शहर ये अवंती महाजनपद में स्थित था। याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका सही है। माहिष्मती शहर की दक्षिणी अवंती की राजधानी थी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी। और अवंती जो है आधुनिक मालवा और मध्य प्रदेश के कुछ भागों से मिलकर बना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसेनजित कहाँ का राजा था। आपको बताना है कि राजा प्रसेनजित कहाँ का जो है शासक था। तो सही उत्तर है कौशल। दोस्तों वर्तमान अवध क्षेत्र जो अयोध्या मंडल है, प्राचीन काल में कौशल महाजनपद के नाम से जाना जाता था। और उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी और पश्चिम में पांचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और बुद्ध के समय कौशल का राजा प्रसेनजित हुआ करता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीक लेखक मेथोरा को किस महाजनपद की राजधानी से संबद्ध करते थे। ऑप्शन देखिए, वज्ज, मत्स्य, चेत या फिर सूरसेनोई। तो सही उत्तर है ग्रीक या यूनानी लेखक मेथोरा अर्थात मथुरा को सूरसेन या सूरसेनोई महाजनपद की राजधानी से संबद्ध करते थे। सूरसेन महाजनपद दोस्तों आधुनिक ब्रजमंडल में स्थित था। अगला प्रश्न है, आम्रपाली पुत्री थी किसकी। वैशाली के एक मुखिया की, वैशाली के महान वैद्य की, वैशाली के एक धनाढ़ नागरिक की या वैशाली के एक कवि की। तो सही उत्तर है आम्रपाली वैशाली के एक मुखिया की पुत्री थी। दोस्तों आम्रपाली का नाम बौद्ध काल में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैशाली के वज्र संघ के इतिहास की प्रसिद्ध लिच्छवी राज नृत्यांगना थी और यह वैशाली के एक मुखिया की पुत्री थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी पहचान कुसुमपुर से की जाती है। पाटलिपुत्र, पेशावर, अलकापुरी या कौशाम्बी। तो सही उत्तर है दोस्तों कुसुमपुर की पहचान पाटलिपुत्र के नाम से की जाती है। और पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता था। उदयन ने अपने शासनकाल के दौरान गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। और उसने यानी उदयन ने राजगृह या गिरिवज्र से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र जो है गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित नगर था और इसकी स्थापना उदयन द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रावस्ती अधोलिखित किस नदी के किनारे स्थित थी। अनोमा,
अचिरावती, रोहिणी या फिर हिरण्यवती? तो सही उत्तर है श्रावस्ती दोस्तों, अचिरावती नदी के तट पर स्थित था। अचिरावती जो है वर्तमान में इसका नाम राप्ती नदी है, और श्रावस्ती इसी राप्ती या अचिरावती नदी के तट पर स्थित था। कौशल उत्तर पूर्व भारत का एक प्रमुख राज्य था और इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का पहला शिकार कौन सा राज्य था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, मगध साम्राज्य के जो विस्तारीकरण का पहला शिकार था वो राज्य था अंग। अंग जो था मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक देखा जाए तो बिंबिसार था, और बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षक तथा महान विजेता था। उसने अपने पड़ोसी राज्य अंग पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अगला प्रश्न दोस्तों, अपरो परशुराम किसे कहा गया है? अपरो परशुराम की संज्ञा किसे दी जाती है? महानंदी, महापदम नंद, घनानंद या फिर उदयन? तो सही उत्तर है अपरो परशुराम की संज्ञा दोस्तों महापदम नंद को दी जाती है। मगध पर शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ और नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापदम नंद को सर्वछत्रांतक और अपरो परशुराम कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाटलिपुत्र मगध की राजधानी किस शासक के शासनकाल में बनाई गई है? अभी हमने पढ़ा है दोस्तों कि पाटलिपुत्र जो है मगध की राजधानी किसके शासनकाल में? तो उदयभद्र यानी उदयन। देखिए उदयभद्र भी नाम इसका आता है। तो ये हर्यक वंश का शासक था उदयभद्र या उदयन। इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। चूँकि पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य के केंद्र में पड़ता था, इसलिए उदयन ने मगध को इसकी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो आप जानते हैं उदयन या उदयभद्र। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, किसे श्रेणिक के नाम से जाना जाता था? दोस्तों आपको बताना है श्रेणिक के नाम से किसे जाना जाता है? बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग या महापदम नंद को? तो सही उत्तर है दोस्तों श्रेणिक के नाम से बिंबिसार को जाना जाता था। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार को श्रेणिक उपनाम से जाना जाता है। इसने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को हराया था और अंग को मगध में शामिल कर लिया था। बिंबिसार की हत्या दोस्तों उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी और बिंबिसार ने लगभग 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा के पास श्रेणिक की उपाधि थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों बिंबिसार। बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, कीकट क्षेत्र समीकृत किया गया है किस क्षेत्र से? ऑप्शन है कौशल, काशी, मगध या चेद। तो सही उत्तर है दोस्तों कीकट क्षेत्र जो है उसका संबंध मगध से है। कीकट क्षेत्र का उल्लेख वेदों में मिलता है और ऐसा माना जाता है कि ये मगध राज्य का आदि क्षेत्र था। कीकट एक जनजाति थी, इसका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ये मगध क्षेत्र में निवास करते थे। तो याद रखिएगा कीकट क्षेत्र मगध से संबंधित था। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिच्छवी गणराज्य किस राज्य में स्थित था? आपको बताना है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या पंजाब? तो सही उत्तर है लिच्छवी गणराज्य जो है ये आपके बिहार में स्थित था। उसकी राजधानी लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। मुजफ्फरपुर जिले के बशाढ़ नामक स्थान पर ये स्थित थी और ये बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्र संघ में सर्वप्रमुख थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी? आपको बताना है। ऑप्शन है विराटनगर, शक्तिमती, इंद्रप्रस्थ या कौशाम्बी। तो सही उत्तर है दोस्तों वत्स जनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। और वत्स जनपद में जो आधुनिक प्रयागराज है और बांदा उसका क्षेत्र आता था, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासक था और यहाँ का शासक उदयन था। दोस्तों भास के अनुसार उदयन का विवाह मगध के राजा दर्शक की बहन अजातशत्रु की पुत्री पद्मावती के साथ हुआ था। उदयन को प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था और 16 महाजनपदों में अश्मक ही ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। वही प्रश्न फिर से रिपीट कर रहा है दोस्तों, वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो आप जानते हैं कौशाम्बी जो है कौशाम्बी ये वत्स महाजनपद की राजधानी थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं कि देखिए उत्तर भारत में गणतंत्र और राजतंत्र यानी महाजनपद की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर है ईसा पूर्व 600
600 ईसा पूर्व में उत्तर भारत में गणतंत्र और राजतंत्र, जिसको कि महाजनपद कहा जाता है, उसकी स्थापना हुई थी। और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, जो सूची इस प्रकार है: अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्ज, मल्ल, चेद, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। और दोस्तों जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची किस में उपलब्ध है, आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि 16 महाजनपदों की सूची बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है मत्स्य। दोस्तों मत्स्य महाजनपद आधुनिक जयपुर राजस्थान के आसपास स्थित था। विराट नामक संस्थापक के नाम पर इसकी राजधानी विराटनगर थी। कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। और कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर पांचाल महाजनपद में स्थित था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। सूरसेन की राजधानी जो थी दोस्तों वो मथुरा थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। कोसल जो है अयोध्या या श्रावस्ती। और वैशाली जो है ये वज्ज संघ जो था उसकी राजधानी वैशाली थी। तो दोस्तों बुद्ध काल में सूरसेन का राजा अवंती पुत्र था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। इस नगर का वास्तुकार महागोविंद था। और गांधार की राजधानी आप जानते हैं तक्षशिला थी। और ये प्राचीन काल में विद्या और व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र मानी जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूची 1 का सुमेलन सूची 2 से कराना है आपको। आइए देखते हैं कि कुरु जो है दोस्तों ये इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, आप मिला लीजिए। कौशल की राजधानी अयोध्या, आप जानते हैं अयोध्या या कौशल श्रावस्ती जो कौशल जो था। इसके अलावा वत्स महाजनपद आप जानते हैं ये इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। और मगध की राजधानी दोस्तों देखा जाए तो राजगृह या गिरिवज्र। तो सही उत्तर आप मिला सकते हैं, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कौशल की अयोध्या, वत्स की कौशाम्बी और मगध की राजगृह थी। दोस्तों एक कुछ तथ्य देख लेते हैं। बुद्ध काल में सबसे बड़ा और शक्तिशाली वैशाली का लिच्छवीगढ़ राज्य था। और बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र जो थे वो कौशल, मगध, वत्स और अवंती थे। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, जिसमें से 8 वज्ज संघ के और 2 मल्ल के अंतर्गत आते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। अंग की राजधानी चंपा थी। दोस्तों चेद की राजधानी जो काम्पिल्य है ये आपका सुमेलित नहीं है। मत्स्य प्रदेश की या मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी और उसके समीपवर्ती भागों में प्राचीन काल में चेद महाजनपद था। और इसकी राजधानी जो था वो सोत्थिवती थी, जिसकी पहचान महाभारत के शुक्तिमती से की जाती है। तो देखिए चेद की राजधानी काम्पिल्य नहीं बल्कि शुक्तिमती था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजातशत्रु कहाँ का राजा था। तो सही उत्तर है अजातशत्रु मगध का राजा था और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र था। तो अजातशत्रु मगध का राजा था, इसमें मगध का नाम नहीं है तो इनमें से कहीं का भी नहीं। और अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। और इसकी हत्या जो अजातशत्रु था उसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। और अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन द्वारा की गई थी। अजातशत्रु ने काशी और वज्ज संघ को एक लंबे संघर्ष के बाद मगध साम्राज्य में मिलाया था। और अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला था। बुद्ध के अवशेषों पर अजातशत्रु ने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन परंपरा में कुड़िक के रूप में विख्यात है। तो कुड़िक के रूप में कौन विख्यात है। ऑप्शन है आपके बिंबिसार, बिंदुसार, अजातशत्रु या चंद्रगुप्त मौर्य। तो सही उत्तर है दोस्तों जैन परंपरा में कुड़िक के रूप में अजातशत्रु विख्यात है। बौद्ध परंपरा में वो अजातशत्रु के नाम से, लेकिन जैन परंपरा में कुड़िक के नाम से विख्यात है। ये 492 से 460 ईसा पूर्व तक मगध का शासक था और इसने अपने पिता बिंबिसार के समान ही साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गणिका का राजगृह में गणाभिषेक हुआ था। ऑप्शन है सालवती,
आम्रपाली, वसंत सेना या रामानिया। तो सही उत्तर है दोस्तों सालवती गणिका या नगरवधु जो थी उसका राजगृह में गणिकाभिषेक हुआ था। जीवक जो थे वो सालवती के पुत्र थे। अगला प्रश्न है कि जीवक किस राजा का राज्य वैद्य था। तो सही उत्तर है दोस्तों जीवक जो थे ये बिंबिसार के राज वैद्य थे। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार में थे और बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज दरबार में चिकित्सा के लिए भेजा था। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक माना जाता है जो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। अगला प्रश्न है दोस्तों काला शोक किससे संबंधित था। ऑप्शन देखिए नंदवंश, शिशुनाग वंश, पाल वंश या मौर्य वंश से। तो सही उत्तर है काला शोक शिशुनाग वंश से संबंधित था और इसने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित की थी। दोस्तों काला शोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, आप जानते हैं। और द्वितीय बौद्ध संगीत में विभेद उत्पन्न होने के कारण ये दो संप्रदायों स्थविर और महासांघिक में बट गया था। कालाशोक का नाम पुराण और दिव्यावदान में काकवर्ण मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों श्रेणी कहते थे किसे। आपको बताना है कि श्रेणी किसे कहते थे। तो सही उत्तर है कि व्यापार संघ को श्रेणी कहा जाता था। दोस्तों प्राचीन काल में व्यापारियों ने अपने संगठन बनाए थे जिसको श्रेणी कहा जाता था और श्रेणी एक ही कार्य करने वाले लोगों या व्यवसायियों का समूह था। इसके प्रमुख को श्रेष्ठिन कहा जाता था। श्रेष्ठिन दोस्तों जो श्रेणी का प्रमुख होता था उसको श्रेष्ठिन या सेठी कहा जाता था और शिल्पियों से महीने में एक दिन बेगार करवाया जाता था और चुंगी वसूलने का अधिकारी सौलकिल या शुल्काध्यक्ष कहलाता था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, आपको बताना है। ऑप्शन है 400 ईसा पूर्व, 370 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व में या 275 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों सिकंदर ने, जिसको अलेक्जेंडर कहा जाता है, दोस्तों सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था जिनमें कुछ गणतंत्रात्मक और कुछ राजतंत्रात्मक राज्य थे। उसने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया लेकिन ब्यास नदी से आगे नहीं बढ़ सका। सिकंदर भारत में कुल 19 महीने रहा था और इस समय मगध का शासक घनानंद था। दोस्तों भारत में यूनानी मुद्राओं की नकल पर उलूक शैली के सिक्के ढाले गए। सिकंदर ने कुछ नगरों की स्थापना की जिसमें निकैया, जिसको विजयनगर, और बुकेफाल, इसको अपने प्रिय नगर के नाम पे, अपने प्रिय घोड़े के नाम पर निकैया बुकेफाल की स्थापना अपने घोड़े के नाम पर की। और सिकंदर ने झेलम नदी के पूर्वी भाग से ब्यास नदी तक के क्षेत्र का शासन पोरस को सौंपा था और सिकंदर ने सिंधु और झेलम के बीच के भूभाग का शासन आम्भी के अधीन कर दिया था। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। ऑप्शन देखिए महापद्म नंद, घनानंद, कालाशोक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है पुराणों के अनुसार नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद एक शूद्र शासक था। इसने एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की थी। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद सम्राट घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इस प्रकार नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने जो है दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने सॉल्व किया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो राजनीतिक स्थिति थी उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया। अगला वीडियो यानी जो हम एंशिएंट हिस्ट्री का 9वां भाग पार्ट 9 करेंगे उसमें हम मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। याद रखिएगा मौर्य काल से संबंधित प्रश्नों को हम आगे अपनी वीडियो में जो है शामिल करेंगे। तो दोस्तों ये श्रृंखला आपको कैसी लग रही है और आपके लिए कितना लाभदायक हो रही है हमें ज़रूर बताइएगा। आगे इस प्रकार अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।